कैसे लिखें कहानी 15वां हिस्सा। आप अगर इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो जानते होंगे कि पिछले हिस्से में 14वें भाग में बातचीत पूरी हो चुकी है और अब इस 15वें हिस्से में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं। सवाल पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, तो उनके जवाब देने हैं। तो मैं एक सवाल पहले पढ़ूँगा और उसके बाद फिर उसका जवाब। देखिए, पहला सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि कहानी का नामकरण कैसे करें, कहानी का नाम कैसे रखें। बहुत मज़ेदार सवाल है। कहानी का नाम रखने के पीछे मकसद क्या होता है? 2-3 मकसद होते हैं, 2-3 उसके उद्देश्य हैं। पहला तो ये होता है कि पाठक उस नाम में कुछ रुचि अनुभव करे, है ना। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि कहानी के बारे में नाम कुछ बताए का मतलब ये है कि पूरी बात ना खोले लेकिन कुछ सजेस्ट करे, किसी तरह का कोई सजेशन दे नाम। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि नाम जो है वो थोड़ा आकर्षित करने वाला होना चाहिए, आकर्षित करे। अब मान लीजिए कि आप एक कहानी लिख रहे हैं जो कि संबंधों पर कहानी है, तो संबंधों पर कहानी आपकी है, इसका नाम अगर आप सीधे सीधे संबंध कर दीजिएगा तो बहुत स्ट्रेट हो जाएगा, बहुत डायरेक्ट हो जाएगा। तो नाम बहुत डायरेक्ट भी नहीं होना चाहिए और नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो कहानी की जो थीम है, कहानी का जो विषय है, कहानी का जो एरिया है उससे बाहर हो। नाम उसके अंदर हो और सजेस्टिव हो, सांकेतिक होना चाहिए। तो इस तरह से नाम का कहानी, अच्छा आप जानते हैं कि कहानी नाम से चलती है। नाम अगर आप का ऐसा होता हो, ऐसा नाम हो कि जिससे कई मतलब डायरेक्शंस में पाठक को सोचने की संभावना हो कि वो नाम के कारण कहानी का फोकस समझे, नाम की वजह से उसको ये क्लैरिटी आए कि दरअसल कहानी किस बात पर बल दे रही है, क्या कहना चाहती है। तो कहानी के पूरे एक तरह से अगर हम मैसेज कह पाएँ, मैसेज मतलब मैं बहुत स्थूल अर्थों में नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, मैसेज के साथ कहीं मेल खा जाए या मैसेज को एक विस्तार दे दे नाम, तो इस प्रकार का नाम होना चाहिए। तो सतर्कता बरतनी होगी नाम को चुनने में। अगला सवाल है कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हम कहानी लिखते हैं तो कहानी बढ़ती चली जाती है, हमको ये पता नहीं होता कि कहानी कैसे ख़त्म करें। तो कहानी को ख़त्म कैसे करें, कहानी को कैसे कंक्लूड करें, ये बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, होता ही क्या है कि अगर कहानी लिखने से पहले आपने कहानी की कोई
रूपरेखा नहीं बनाई है अपने दिमाग में, आपने कथानक का कोई हल्का सा भी इम्प्रेशन आपके दिमाग में नहीं है, तो क्या होगा कि कहानी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ इसको ले जाएं या कहाँ हम इसका अंत करें। लेकिन अगर आपने एक रूपरेखा बनाई है तो फिर कहानी उसी अनुपात में, उसी दिशा में बढ़ेगी और वहीं जाके रुकेगी जहाँ आपने सोचा है कि उसको रोकना है। तो कहानी का अतिरिक्त विस्तार इसलिए हो जाता है कि कथानक के ऊपर बहुत सोचा नहीं जाता। कथानक या विषय को बहुत सरसरी तौर पर लेके कहानी लिखना शुरू कर दिया जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले कथानक के ऊपर, पूरे विषय पर, उसकी पूरी संभावनाओं पर, उसके पूरे ट्रीटमेंट के ऊपर, उसके पूरे विकास के ऊपर काफ़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तब कहानी आपकी वहीं जाके रुकेगी जहाँ उसको रुकना चाहिए। देखिए, अगला सवाल जो है वो किसी ने पूछा है कि पात्र जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा पात्र हो जाते हैं तो उनको निभाना मुश्किल पड़ता है। ये बात आपको कुछ प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलेगी, पुराने उपन्यासों के। पात्र जो हैं बढ़ जाते हैं तो फिर लेखक की समझ में नहीं आता कि पात्रों के साथ क्या करे, तो ये बहुत बड़ी संकट पैदा हो जाता है। पात्र बढ़ते क्यों हैं? पात्र बढ़ते ये हैं कि जब आप एक पात्र की कल्पना करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि उस पात्र का कोई पिता होगा, कोई माता होगी, कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, और आप ये सोचते हैं कि अरे इनको क्यों ना रखा जाए। तो पात्र से संबंधित पात्रों को जब आप रख देते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि इनकी कहानी में भूमिका क्या होगी, ये करेंगे क्या। आप इनको डाल तो रहे हैं लेकिन इनका रोल होना चाहिए। अगर इनका रोल नहीं होगा तो क्या ये बैठे रहेंगे? अगर ये बैठे रहेंगे तो ये क्यों रखे जा रहे हैं? अगर इन्हें कुछ नहीं करना है तो कहानी में ये क्यों आ रहे हैं? तो कहानी के पात्रों को, जिस पात्र को भी आप ला रहे हैं कहानी के, तो ये रीज़न आउट करना पड़ता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पात्र के बग़ैर कहानी बन ही नहीं सकती है। आपके सामने मानिए 5 पात्र आ रहे हैं, आप ये समझते हैं कि हाँ इसमें 5वें के बिना कहानी बन जाएगी, 5वें की ज़रूरत नहीं है, आप उसको निकाल दीजिए। चौथा, उसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि पात्रों के की कहानी में भूमिका क्या है, उस भूमिका को जब आप तय करते हैं तब आपको ये पता चल जाता है कि कौन से पात्र अनावश्यक हैं और अनावश्यक पात्रों को हम कहानी में जगह न दें। कहानी के पात्रों के बारे में जब चिंतन कम होता है तो ये समस्या पैदा हो जाती है। अगला सवाल ये है, किसी ने पूछा है कि किस शैली में हम कहानी लिखें, किस स्टाइल में कहानी लिखें। कहानी लिखने की बहुत सी शैलियाँ हैं, आपको मालूम है। अब आप किस शैली में कहानी लिखें, ये बहुत कुछ तो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आपका कथानक क्या है। अगर आपका कथानक ऐसा है कि जो आपसे किसी ख़ास शैली की मांग करता है,
तब आपको फिर थोड़ा सा उस शैली के निकट जाने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर कथानक आपको ये कहता है कि उस तरह की शैली की आवश्यकता नहीं है, किसी और शैली में होना चाहिए, मतलब ये है कहने का कुल मिलाकर कि कथानक ये तय करता है और बताता है कि इस कहानी को किस ढंग से, किस शैली में लिखा जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कथानक के ऊपर ध्यान से विचार करेंगे, तो ये बात आपको पता चल जाएगी। उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु। ग्रामीण अंचल की जिस संवेदना को वो कहानियों का और उपन्यास का विषय बनाते हैं, जिस जीवन को वो लाना चाहते हैं, तो उस जीवन के लिए उनको एक विशेष शैली की आवश्यकता है। जो विशेष शैली उन्होंने उसका आविष्कार किया है, वो उन्होंने निकाली है, वो बनाई है, जो उनके कथानक के साथ, उनके पात्रों के साथ मेल खा जाती है पूरी। तो शैली को कथानक के साथ मेल खाना चाहिए, ऐसी शैली में आप कहानी लिखें। और अगला सवाल, किसी ने पूछा है कि देखिए कई तरह की कहानियाँ होती हैं, चरित्र प्रधान कहानी, समस्या प्रधान कहानी, परिवेश प्रधान कहानी और वगैरह वगैरह वगैरह, मनोवैज्ञानिक कहानी। तो हम कौन सी कहानी लिखें? आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। किसी ने आपसे नहीं कहा कि नहीं आप तो चरित्र प्रधान कहानी नहीं लिखेंगे, आप समस्या प्रधान कहानी लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जैसा कथानक मिलता है, मान लीजिए कि आपको कथानक ऐसा मिला जिसमें एक प्रमुख पात्र के ही माध्यम से सारी बातें आप कह सकते हैं, तो आपको उसी रूप में कहने की ज़रूरत है, उसी रूप में कहें। अगर आपको ये लगा कि नहीं, पात्रों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें समस्या है, समस्या उभर के सामने आ रही है, तो आपकी कहानी निश्चित रूप से समस्या प्रधान कहानी जिसे आप कहते हैं वो हो जाएगी। तो इस तरह से कहानियों को जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह की आप कहानी लिखेंगे। अगला सवाल जो है वो मज़े का है। किसी ने पूछा है कि जी हमको कहानी कैसे शुरू करें, ये हमारे सामने बहुत समस्या है। देखिए ये समस्या मेरे सामने भी थी। जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया, पहली कहानी लिखने के बाद जब मैंने दूसरी कहानी चाहा लिखना, तो मैंने ये सोचा कि पहला शब्द क्या होना चाहिए। पहला शब्द, इतने शब्द हैं, इतने शब्द मैं जानता हूँ, इतने शब्द हैं जो समाज में हैं, लोग जानते हैं, इतने हजार शब्दों में कौन सा शब्द कहानी का पहला शब्द हो, कहानी किस शब्द से शुरू हो। जब मैंने ये सोचना शुरू किया तो मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती थी कि किस शब्द से कहानी लिखना शुरू करूं। कहानी की या पहली लाइन कहानी की क्या हो, कैसे हो। जब सोचते सोचते बहुत तंग आ गया, तब मैंने सोचा कि पहला शब्द कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कहानी से जुड़ा हुआ हो। पहली लाइन कोई भी हो सकती है
जो कहानी से जुड़ी हुई हो। अगर हमने कहानी का ग्राफ बना लिया है तो हमको पहली लाइन लिखने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। पहली लाइन हम कहानी की आराम से लिख सकते हैं। फिर एक बात यह है कि कहानी को आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। कहानी को आप कई जगह से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग तो फ्लैशबैक में पूरी कहानी लिखते हैं, यानी कहानी का अंत आ जाता है और उसके बाद अंत के बाद फ्लैशबैक में कहानी शुरू होती है और उसके बाद फिर क्लाइमेक्स आता है। इस तरह की भी कहानियाँ लोगों ने लिखी। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के बारे में शुरू कैसे करें, कहानी के पहले शब्द क्या हो, पहली लाइन क्या हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए भी है कि अगर कहानी लिखने के बाद आपको ये लगता है कि इसको बदलना पड़ेगा, तो आप बदल सकते हैं। कहानी को कहाँ से शुरू करना है ये आप इसको तय करेंगे। और देखिए, कहानी को शुरू करने के भी कई तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत ही लीनियर तरीके से शुरू करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहानी शुरू होती है। कुछ लोग होते हैं कि जो 6 से शुरू कर देते हैं कहानी लिखना और उसके बाद 1 2 3 4 5 बीच में आते रहते हैं और फिर 7 8 9 10 फिर कहानी का और आगे बढ़ता है। नॉन लीनियर, जो एक क्रम में नहीं चल रहा है तरीका, तो आप चाहेंगे तो वो एक क्रम में होगा, एक क्रम में नहीं होगा। उसी हिसाब से आपकी पहली लाइन होगी, आप जिस क्रम में कहानी को रखना चाहते हैं। और फिर इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि हम कहानी का अंत कैसे करें। देखिए, हमने पिछले एपिसोड में अंत के बारे में बात की है, बहुत विस्तार से बात की है कि अंत भी कई तरह का होता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके कहानी के अंत में कोई घटना हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपकी कहानी के अंत में कुछ ऐसा लगे कि बहुत कुछ हो गया, कोई मर गया, कोई जिंदा हो गया, कोई हत्या हो गई, कोई शादी हो गई, कोई तलाक हो गई। कुछ नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपकी कहानी का अंत जो है वो एक सीधे से वाक्य से हो सकता है। आपकी कहानी का अंत एक संवाद से हो सकता है। आपकी कहानी का अंत परिवेश की तरफ संकेत करके हो सकता है। किसी भी तरह से आप कहानी का अंत कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पूरी कहानी जहाँ फोकस होना चाहती थी, जिस दिशा में जाके कुछ कहना चाहती थी, जहाँ उसका फोकल पॉइंट था, क्या वहाँ वो अंत हो रहा है। आपका संवाद, आपकी एक लाइन, आपके 4 शब्द, क्या वो कह रहे हैं जहाँ आप कहानी को ला के ख़त्म करना चाहते हैं। तो कहानी कहने का पूरा उद्देश्य आपका पूरा हो रहा है उस वाक्य से। कहानी की जो पूरी एक कथानक है, क्या कथानक एक दिशा में जा रहा है, सेटल हो रहा है, उसका समाधान हो रहा है, कुछ किसी तरह का समाधान भी मैं बहुत साधारण शब्दों में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी का लिखने का जो उद्देश्य है, पूरा जो मकसद है कहानी लिखने का, जो कहानी कहना चाहती है, वो अंत में
पूरे पावरफुल तरीके से इस तरह आए कि वो नॉर्मल और नेचुरल भी लगे, और इसी के साथ साथ वो कहानी की सारी जो संभावनाएं हैं, कहानी जिन संभावनाओं को लेकर चली थी, उनको वो एक कॉन्क्रीट शक्ल में सामने ला सके। तो इस तरह से कहानी के अंत को लिखने के लिए कोई एक तरीका नहीं है, ये आपको तय करना होता है। और ये आप कैसे समझेंगे, ये आप जब कहानियाँ पढ़ेंगे, जब आप बहुत अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे और उनको एनालाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहानीकार ने कहानी का अंत कैसे किया। एक सेंटेंस लिख के किया, संवाद किया, एक शब्द किया, या परिवेश के आधार पे किया, या कैसे किया, या ओपन एंडेड कहानी। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि जहाँ लेखक कहानी का अंत नहीं करता है, बल्कि अपने पाठक के ऊपर छोड़ देता है कि पाठक कहानी को अंत करे। पाठक इस रूप में भी कर सकता है और उस रूप में भी कर सकता है। तो ऐसी कहानियाँ भी होती हैं जिनका कोई बहुत निश्चित अंत नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है कि कहानीकार जिन दिशाओं में ले जाना चाहता है, उन दिशाओं की ओर वो संकेत करता है, और उन दिशाओं की ओर जाने का काम जो है पाठक करता है। एक पाठक कहानी को इस दिशा में ले जाता है, दूसरा पाठक उस दिशा में ले जाता है, तीसरा पाठक किसी और दिशा में। लेकिन ये है कि ये सब लेखक ने पहले से तय किया हुआ है कि जिन दिशाओं में कहानी को ले जाने के बिंदु पर मैं लाके कहानी को छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर पाठक के हवाले है कहानी। तो इस तरह से कहानी के अंत के बारे में हमने चर्चा की, और अब ये सीरीज़ पूरी तरह से समाप्त हो रही है, पूरी तरह से बंद हो रही है। जिन लोगों ने देखा पूरी सीरीज़ को, उनका बहुत आभार। और अगर कभी आपको और कोई सवाल पूछने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, मेल कर सकते हैं, मेल से बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन पता नहीं आपका आए तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, तो इस वजह से फ़ोन करने से अच्छा है कि व्हाट्सएप करें आप, या आप मेल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।